हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन किया था। पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ख़त्म किया था। ठीक है। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट करा था। रेस्पिरेशन हमने अभी सिर्फ उसके इंट्रो ही पढ़ी थी, उसके आगे आपको मैंने उसके पार्ट्स डिफाइन करके समझाने थे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट्स एंड फंक्शंस। ठीक है। सो नोज़ फर्स्ट आ गया। नोज़ पहले मैं आपको थोड़ा सा ऊपर फिर से बता देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए सब कुछ। ठीक है। ये आपकी नेसल कैविटी, ये नॉस्ट्रिल्स आगे वाले जो नोज़ के होते हैं, ये एपिग्लॉटिस, ये आपका आ गया फर्नेक्स, ये आपका आ गया लाइनेक्स। ठीक है, जहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, ये आ गया आपका नीचे सारा ट्रैकिया। ओके, और ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकस होगी, ये आपका प्लूरल कैविटी हो गया ये वाला। ठीक है, ये प्राइमरी। ठीक है, ये आपकी डेफ्राम होगी सारा एरिया ये वाला। ये राइट लंग है, नहीं लेफ्ट लंग हो गया। ठीक है। सो हमने इसके बारे में पढ़ा था। ओके, ये सब चीज़ें हमने जो पढ़ी थी। वेट, अब यहाँ से नोज़। ठीक है, ह्यूमंस हैव एक्सटीरियर नॉस्ट्रिल्स। जो ह्यूमंस होते हैं ना, उनके पास क्या होता है, एक्सटीरियर नॉस्ट्रिल्स, विच आर डिवाइडेड बाय अ फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सेप्टम। और जो उसको डिवाइडेड किससे होता है, वो एक कार्टिलेजस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट सेपरेट द राइट नोज फ्रॉम द लेफ्ट नोज। अब देखोगे नेक्स्ट राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल के बीच में एक हड्डी जैसी होती है जो बीच में एक डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वो किससे बना होता है, वो एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर से बना होता है। उसको क्या बोलते हैं, डैट इज स्पैप्टम, क्या सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, और वही जो एक होता है वो डिवाइड करता है राइट नोस्ट्रिल को किससे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से। ठीक है, टाइनी हेयर फॉलिकल दैट ऑकर्स द इंटायर लाइनिंग ऑफ नोस्ट्रिल्स। छोटे छोटे हेयर्स होते हैं हमारे नोज़ के अंदर जो कवर करते हैं क्या, इंटीरियर लाइनिंग ऑफ नोस्ट्रिल्स, एक्ट एज बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन पैथोजन। जो हमें मतलब वो एक होते हैं नोज़ के जो हेयर्स होते हैं ना, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं जो फॉरेन बाहर के जो चीज़ें आती है ना, पैथोजन्स वगैरह कुछ भी गंदी चीज़ें, उससे हमें थोड़े थोड़े जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, दे Furthermore, they provide additional humidity for inhaled air. ठीक है, inhaled air। ये आपका था कि नोज़ क्या होता है आपका। नेक्स्ट आ गया आपका लर्निक्स क्या होता है। टू कार्टिलेजिनस कॉर्ड्स लेड द फ्रेमवर्क फॉर द लर्निक्स। ठीक है, टू कार्टिलेजिनस कॉर्ड्स होती है जो लर्निक्स में होती है। इट इज़ फाउंड इन फ्रंट ऑफ द नेक। ये आपके फ्रंट ऑफ द नेक में आपने देखा होगा कि जहाँ पे आपका एडम्स एप्पल भी होता है पूरा, है ना, किसी किसी को, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वोकल एज वेल एज एडिंग रिस्पायरेशन। और वो क्या होता है आपका जो लेनिक्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वोकल एज वेल एज एडिंग रिस्पायरेशन के लिए। ठीक है, हैंस इट इज़ ऑल्सो इनफॉर्मली कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। और लर्नर्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। व्हेन फूड इज स्वेल्ड अ फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लोटिस्ट। जब हम फूड को स्वेल करते हैं, फूड को खाते हैं ना अंदर लेने के लिए, अंदर लेते हैं, तो एक फ्लैप होता है जिसको बोलते हैं हम एपिग्लोटिस। ठीक है, फोल्ड ओवर द टॉप ऑफ द विंड पाइप। जो हमारी विंड पाइप के ऊपर वो फोल्ड होता है एंड प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लर्निक्स। और वो हेल्प करता है कि फूड एंटर करे किसमें, लर्निक्स में जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया फर्नेक्स। द नेसल चैम्बर्स ओपन इनटू अ वाइड हॉलो स्पेस। जो नेसल चैम्बर्स होते हैं ना, वो ओपन किस में होते हैं, वाइड हॉलो स्पेस, डैट इज़ फर्नेक्स। देखो यहाँ पे। ठीक है, ये आपका लर्नेक्स आ गया ना जो आपको आगे की तरफ से दिखेगा, ये आपका फर्नेक्स आ गया। ठीक है, फिर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फर्नेक्स। इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर एयर एज वेल एज फूड। और वही एक कॉमन पैसेज होता है फर्नेक्स जहाँ से एयर भी पास होती है और
फूड भी पास होता है, ठीक है। इट फंक्शंस बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स, और एक ऐसे मतलब प्रिवेंट्स करता है कि पार्टिकल्स जो भी हम खाने का कोई भी पार्टिकल खाएं वो विंड पाइप में ना घुसे। अगर आपने देखा होगा विंड पाइप में अगर हम कभी बातें करते करते खाना खा लेते हैं या कभी कुछ हंस रहे होते हैं तो हम अगर उसी टाइम खाना खाएं तो वो हमारी विंड पाइप पे चल जाता है, जो हमारे चोक कर देता है हमें, और हमें मतलब प्रॉब्लम होने लग पड़ती है, ठीक है। और ये प्रिवेंट करता है किसके लिए, कि जो फूड की एंट्री में से कोई भी पार्टिकल जब वो विंड पाइप में नहीं जाए। द एपिग्लॉटिस इज एन इलास्टिक कार्टिलेज, जो एपिग्लॉटिस है ना वो एक इलास्टिक कार्टिलेज है, विच सर्व्स एज अ स्विच बिटवीन द लर्निक्स एंड द एसोफेगस। वो क्या सर्व करता है एज अ स्विच, किस चीज़ के, किस किस के बीच में, लर्निंग और एसोफेगस के बीच में, ठीक है। बाय अलोइंग द पैसेज ऑफ एयर इनटू द लंग्स, और वो अलो करता है एयर को अंदर जाने के लिए, किसमें, लंग्स तक पहुंचने के लिए। एंड फूड इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और फूड को कहाँ कहाँ पे जाने के लिए, दैट इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। टॉकिंग वाइल वी ईट आर स्वेलिंग में समटाइम्स रिजल्ट इन सेंटर्स कफिंग, जैसे मैंने आपको बताया खाते हुए अगर कभी हम कोई मतलब कर लें, स्वेलो कर ले कोई भी चीज़ खाते वक्त, तो वो क्या करता है, रिजल्ट क्या करता है उसमें, कफिंग, हमें खांसी आना स्टार्ट हो जाता है। द रीज़न बिहाइंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इज द एपिग्लॉटिस, और इसका रीज़न क्या आता है, इन सब के बीच का रिएक्शन होता है किसमें, एपिग्लॉटिस में। इट इज़ फोर्स टू ओपन फॉर द एयर टू एग्जिस्ट आउटवर्ड एंड द फूड टू एंटर इन द विंड पाइप। उसमें क्या होता है कि फोर्स करता है कि हवा को, मतलब हवा वाली पाइप में, कि खाना चले जाए, ठीक है। और ट्रिगर और कफ, और जब हमारी विंड पाइप में कुछ चला जाता है, फूड पार्टिकल चल जाते हैं, तो हमें खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है दैट इज ट्रैकिया। द ट्रैकिया और विंड पाइप राइजेज बिलो द लार्निक्स एंड मूव डाउन टू द नेक। जो ट्रैकिया होता है ना वो विंड पाइप, उसको ट्रैकिया बोल लो या विंड पाइप, वो राइज कहाँ होती है, बिटवीन द लैरिंक्स एंड मूव्स डाउन टू द नेक, और नेक के नीचे की तरफ होती है थोड़ी, ठीक है। द वॉल ऑफ द ट्रैकिया कंप्राइज ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स, और जो वॉल्स होती है ना ट्रैकिया की, वो किससे होती है, सी शेप्ड कार्टिलेजनल रिंग्स से, विच गिव हार्डनेस टू द ट्रैकिया, जो ट्रैकिया को थोड़ा सा हार्डनेस करती है, ठीक है। एंड मेंटेन इट बाय कम्प्लीटली एक्सपैंडिंग द ट्रैकिया एक्सटेंड फर्दर डाउन इनटू द ब्रेस्ट बोन। जो ट्रैकिया होता है ना वो फर्दर एक्सटेंड होता है नीचे की तरफ ब्रेस्ट बोन के पास, एंड स्प्लिट इनटू टू ब्रोंकाई, और वो दो ब्रोंकाई में जो होता है वो स्प्लिट होता है, डिवाइड हो जाता है, वन फॉर ईच लंग, हर एक लंग में ब्रोंकिया उसका आ जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्रोंकिया होता क्या है। देखो अभी यहाँ पे भी आ गया ना, एक ये वाला, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ब्रोंकी पढ़ेंगे हम, होता क्या है ये। द ट्रैकिया स्प्लिट्स इनटू टू ट्यूब्स, जो ट्रैकिया वो स्प्लिट होता है दो ट्यूब्स में, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकी, ठीक है। विच एंटर ईच लंग इंडिविजुअली, जो हर एक लंग में इंडिविजुअली एंटर करता है अलग अलग, ठीक है। द ब्रोंकी डिवाइड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंकी होता है वो डिवाइड करता है सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में, एंड इट फर्दर ब्रांचेज आउट इनटू स्मॉल एयर सैक, और वो क्या करता है, ब्रांचेज आउट होता है किसमें, इनटू स्मॉल एयर सैक्स। उस स्मॉल एयर सैक्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एलोवियाई, ठीक है। द एलोवियाई आर सिंगल सेल्ड सैक, जो एलोवियाई है ना वो एक सिंगल सेल्ड सैक है ऑफ एयर विथ थिन वॉल, उसकी क्या है, थिन वॉल है। इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनटू एंड अवे फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। ये ब्रोंकिया के। अब हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, ठीक है। लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स। जो लंग्स है ना वो प्राइमरी ऑर्गन है हमारे रिस्पायरेशन का, इन ह्यूमंस एंड वर्टिब्रेट्स में भी, ठीक है। दे आर लोकेटेड ऑन अदर साइड ऑफ द हार्ट। ये कहाँ लोकेट होता है, मतलब आइदर साइड ऑफ द हार्ट में लोकेट होता है, आगे पीछे लोकेट होता है। इन द थोरासिक कैविटी ऑफ द चेस्ट, कहाँ पे, थोरासिक कैविटी किसकी, चेस्ट के नीचे, ठीक है। एनाटॉमिकली अगर हम देखेंगे, द लंग्स आर स्पॉन्जी ऑर्गन्स। द लंग्स क्या है, वो स्पॉन्जी ऑर्गन्स है, विद एन एस्टिमेट टोटल सरफेस एरिया बिटवीन 50 to 75 स्क्वायर मीटर्स। उनका जो एस्टिमेट एरिया है ना वो रहता है 50 से 75 मीटर स्क्वायर मीटर्स के अंदर, ठीक है।
द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लंग्स, जो फंक्शन है ना, मतलब प्राइमरी फंक्शन है लंग का, इज़ टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसका क्या फंक्शन है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना बिटवीन द ब्लड एंड द एयर, हमारे ब्लड में और एयर के बीच में, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द राइट लंग इज़ क्वाइट बिगर, क्या होता है कि हमारा जो राइट लंग हो गया ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है, एंड हैवियर देन लेफ्ट लंग, और थोड़ा भारी होता है किसके, एज़ कम्पेयर टू किसके, लेफ्ट लंग के, ठीक है। ये आपका था लंग्स के बारे में। तो अब हम इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक में। द रिस्पायरेटरी ट्रैक्स इन ह्यूमंस इन मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। दो रिस्पायरेटरी है ना ट्रैक है वो ह्यूमंस में काफ़ी पार्ट्स से बना है। दैट इज़ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल फ्रॉम फॉर द इनटेक ऑफ एयर, जो हमारे बाहर होते हैं नोज़ के सुराख। नेजल चैम्बर विच इज़ लाइंड विद एयर एंड म्यूकस टू फिल्टर द एयर फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। वो क्या होता है, विच इज़ वो लाइन, नेसल चैम्बर किससे लाइंड होता है, वो हेयर से लाइन होता है, म्यूकस, ताकि जो मतलब एयर जो डस्ट वगैरह जो गंद वगैरह हमारे नोज़ में जाए तो वो फिल्टर होकर अंदर जाए, ठीक है। फर्नेक्स, इट इज़ पैसेज बिहाइंड द नेसल चैम्बर, ये एक पैसेज है कहाँ, नेसल चैम्बर के बिहाइंड, एंड सर्व्स एज द कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ एयर एंड फूड के लिए, ठीक है। लर्निक्स क्या हो गया, लर्निक्स नॉन एज साउंड बॉक्स एज इट हाउसेज द वोकल कॉर्ड्स, इसमें क्या होता है वोकल कॉर्ड्स विच आर पैरामाउंट इन द जनरेशन ऑफ साउंड्स, ठीक है। लर्निक्स के बारे में एपिग्लॉटिस क्या होगा, इट इज़ फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर, ये एक फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर है डेट कवर द ग्लॉटिस, ये कवर करता है किसको, ग्लॉटिस को, एंड प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप, ठीक है। नेक्स्ट ट्रैकिया, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द मिड थोरेसिक कैविटी। ट्रैकिया क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो पास कहाँ से करती है, मिड थोरेसिक कैविटी से, ठीक है। नेक्स्ट आगे ब्रोंकी, द ट्रैकिया डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकिया, ठीक है। जो ट्रैकिया होता है ना वो ब्रोंकी को डिवाइड करता है लेफ्ट एंड राइट में लंग के, ठीक है। नेक्स्ट आगे ब्रोंक्यूल्स, ईच ब्रोंकस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइनल चैम्बर्स नोन एज ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंकस ईच ब्रोंकल्स होता है वो आगे भी जाके फर्दर डिवाइड होता है किसमें, फाइनल चैनल्स में। हम उसको क्या बोलते हैं चैनल्स को, फिर उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट alveoli, the bronchioles terminate in balloon like structure known as alveoli, जो balloon like structures होते हैं ना उसको बोलते हैं हम alveoli, ठीक है। नेक्स्ट लंग्स, ह्यूमन हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास पेयर ऑफ लंग्स होता है विच आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है कवर्ड किससे होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन से वो कवर्ड होता है, और डबल लेयर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नोन एज प्लूरा, ठीक है, प्लूरा। ये था आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक के बारे में थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस थी। एयर इज़ इनहेल्ड विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल, पता चल गया होगा आपको, एंड इन द नेसल कैविटी, एयर इनहेल हम किससे करते हैं, अपने नोज से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड इन द नेसल कैविटी। द एयर इज़ क्लिंस्ड बाय द फाइन हेयर फॉलिक्यूल्स, और वो जो एयर हम इनहेल करते हैं वो जो हमारे अंदर मतलब छोटे छोटे एयर फाइन एयर फॉलिक्यूल्स होते हैं उसके वो क्या करता है, एयर को क्लिंस कर देता है, ठीक है। द कैविटी हैज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल डेट वार्म द एयर, दिस एयर देन पास इट टू द फर्नेक्स, और जो ये एयर होती है ना उसके बाद ये जाती है फर्नेक्स में, एंड देन टू द लर्नेक्स एंड इन टू द ट्रैकिया। फर्नेक्स के बाद वो जाती है लर्नेक्स में, उसके बाद वो ट्रैकिया में जाती है, ठीक है। द ट्रैकिया एंड ब्रोंकी आर कोटेड विद सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, जो ब्रोंकियर एंड ट्रैकिया है ना वो कोटेड किससे होता है, वो एक सिलिएटेड एपिथेलियल सेल से कोटेड होता है, एंड ग्लोबुलेट सेल से होता है, जिसको हम ग्लोबुलेट सेल को हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी सेल्स, विच डिस्चार्ज म्यूकस to moisten the air as it passes through the respiratory tract, ठीक है। It also trap the fine bits of dust or pathogen that escape the air in the nasal opening. The motile cilia beat in ascending motion, ये कहते हैं जो which discharge mucus to the moist the air, ठीक है, such that the mucus and other foreign particles are covered back to the buccal cavity where it may be either be curved or swallowed.
नेक्स्ट, वंस द एयर रीचेज द ब्रोंकस इट मूव्स इनटू द ब्रोंकाइल्स एंड देन इनटू द एलोवियाई। ठीक है, अब हमने पढ़ना है इसका रिस्पायरेटरी फंक्शन, सिस्टम का फंक्शन। द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम आर एज फॉलोज। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, द रिस्पायरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीदिंग। रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। द एयर इनहेल थ्रू द नोज, जो एयर होती है वो इनहेल किससे करती है, किसके थ्रू करती है? नोज से। देन मूव्स टू द फर्नेक्स, फिर वो मूव करती है फर्नेक्स की तरफ, फिर उसके बाद लार्नेक्स एंड ट्रैकिया एंड देन इनटू द लंग्स, फिर उसके बाद वो लंग्स तक पहुंचती है। ठीक है, द एयर इज एक्सहेल्ड बैक, द जो एयर होती है बाकी वाली वो एक्सहेल बैक थ्रू द सेम पाथ, उसी पाथ से वो वापस भी एक्सहेल, जिससे हम इनहेल करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं ना, वो आप देखो हम सांस लेते हैं तो हम छोड़ते भी हैं, जो बाकी वाली होती है ना वो सेम पाथ से ही वापस आ जाती है। चेंजेस इन द वॉल्यूम एंड प्रेशर इन द लंग्स एड इन पल्मोनरी वेंटिलेशन, और चेंजेस किसमें होती है? वॉल्यूम और प्रेशर में लंग्स के पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे किस में? लंग्स में और ब्लड स्ट्रीम में। इनसाइड द लंग्स के अंदर द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर एंड एग्जिस्ट रिस्पेक्टिवली। द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो एंटर भी करती है और एग्जिस्ट भी करती है थ्रू मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक सैक लाइक एलोवियाई। ठीक है, और किससे होती है वो? मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोप, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे मिलियंस ऑफ सैक्स होते हैं जिनको बोलते हैं एलोवियाई। ठीक है, द इनहेल्ड ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द पल्मोनरी कैपिलरी, जो इनहेल ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज़ करते हैं किसको? पल्मोनरी कैपिलरीज में। ठीक है, डिफ्यूज़ होते हैं, बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, देन बाइंड्स होते हैं किसमें? हीमोग्लोबिन, एंड इज पम्प थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, और उसके बाद फिर वो पंप होते हैं थ्रू किसके? ब्लड स्ट्रीम के। द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेज इनटू द एलोवियाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना ब्लड में, ब्लड का डिफ्यूज़ करता है किसमें? एलोवियाई में, एंड इज एक्सपेल्ड थ्रू एक्सहेलेशन, उसके बाद ही एक्सहेल कर लेता है, एक्सहेलेशन हो जाती है, एक्सपेल हो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, exchange of gases through blood stream and body tissues. The blood carries the oxygen from the lungs. जो blood होता है ना carries मतलब ऑक्सीजन लेता है lungs से अराउंड द बॉडी एंड रिलीज द ऑक्सीजन व्हेन इट रीचेज द कैपिलरी, और रिलीज कर देता है ऑक्सीजन को जब वो कैपिलरी के पास पहुंचता है। द ऑक्सीजन इज डिफ्यूज थ्रू द कैपिलरी वॉल्स, द ऑक्सीजन होता है उसके बाद वो डिफ्यूज़ करता है किसकी वजह से? कैपिलरी वॉल्स में, कैपिलरी वॉल्स की थ्रू इनटू द बॉडी टिश्यूज़, किसमें? बॉडी टिश्यूज़ में वो डिफ्यूज़ हो जाता है। फिर द कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो डिफ्यूज इनटू ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसके बाद वो डिफ्यूज़ होती है किसमें? ब्लड में, एंड इज कैरिड बैक टू द लंग्स फॉर रिलीज, उसके बाद वो कैरिड बैग होती है किसमें? लंग्स में फॉर रिलीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड वाइल स्पीकिंग, द मसल्स इन द लार्ynx मूव द एरिटेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, हम जब बोलते हैं ना तो हमारी मसल्स होते हैं ना लार्ynx के, वो मूव करते हैं, क्या मूव करते हैं? किस चीज़ को? कार्टिलेज को, एरिटेनॉइड कार्टिलेज होता है उसको वो मूव करते हैं। ठीक है, दिस कार्टिलेज पुश द वोकल कॉर्ड्स टुगेदर, और जो कार्टिलेज होते हैं ना, कार्टिलेजेस, ये वोकल कॉर्ड को टुगेदर मतलब पुश करते हैं एक साथ। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन when the air passes through the vocal cord it makes them vibrate and create sound। जब मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग एक्सहेलेशन होती है, जब एक्सहेल करते हैं हम, जो एयर पास होती है ना वोकल कॉर्ड से, वो क्या करती है? वाइब्रेट, उसके बाद वो वाइब्रेट होती है एंड देन क्रिएट साउंड, उसके बाद वो साउंड क्रिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्फैक्शन और स्मेलिंग। ऑल्फैक्शन एंड स्मेलिंग ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हेन द एयर एंटर्स द नेसल कैविटी, ड्यूरिंग हम इनहेल करते हैं, जो एयर एंटर होती है ना नेसल कैविटीज़ में, सम केमिकल्स प्रेजेंट इन द एयर बाइंड टू इट, और जो सम एक मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं जो उस एयर में प्रेजेंट होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं उनके साथ, एंड एक्टिवेट द रिसेप्टर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, और वो एक्टिवेट कर देते हैं रिसेप्टर को, किसके? नर्वस सिस्टम को, ऑन द सीलिया।
द सिग्नल्स आर सेंड टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब व्यू द ब्रेन। और जो सिग्नल्स होते हैं ना वो हमारा ब्रेन देता है किसको, ऑल्फैक्टरी बल्ब को। हमारे सारे सिग्नल्स हमारे ब्रेन के थ्रू ही आते हैं। Respiration is one of the metabolic processes which plays an essential role in the living organism। जो एक रिस्पायरेशन है वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है ऐसा जो मतलब प्लेज एन एसेंशियल, बहुत बहुत अहम प्ले रोल करता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अगर रिस्पायरेशन नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे, मतलब रिस्पायरेशन क्या होता है, सांस लेना ही हुआ ना आपका, इनहेल एक्सहेल। हाउएवर लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक अ यूनिसेलुलर डू नॉट ब्रीथ। लोअर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो लाइक यूनिसेलुलर जो होते हैं वो ब्रीथ नहीं करते हैं लाइक ह्यूमंस। इंस्टेड दे यूटिलाइज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये किस चीज़ का प्रोसेस वो यूटिलाइज करते हैं, डिफ्यूजन का। एनालिड्स लाइक अर्थवॉर्म हैव अ मॉइस्ट क्यूटिकल। और जो एनालिड्स होते हैं ना, समझ लो अर्थवॉर्म्स हो गए, उनके पास एक मॉइस्ट क्यूटिकल होता है वो जो हेल्प करता है किस चीज़ में, गैस एक्सचेंज में। और जो रिस्पायरेशन इन फिश में होती है ना वो होती है ऑकर्स थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। फिश में रिस्पायरेशन उसके गिल्स से होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स पॉसेस अ पेयर ऑफ लंग्स फॉर ब्रीथिंग। और जो मतलब बहुत सारी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके पास पेयर ऑफ लंग्स होते हैं ब्रीथिंग करने के लिए। ठीक है, ये सारा था आपका रिस्पायरेशन के फंक्शंस के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे इसके रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में। सो नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में हमने इसमें पढ़ना है। ठीक है, डिसऑर्डर इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ इरेगुलर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। डिसऑर्डर क्या है, हमारे डिसऑर्डर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, एक स्टेट ऑफ इरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारी जो बॉडी में कुछ ऐसा इरेगुलर फंक्शन होगा जिसकी वजह से डिसऑर्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर आर रिस्पायरेटरी डिजीजेज। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर बोल लो या रिस्पायरेटरी डिजीज बोल लो, आर द मेडिकल टर्म्स यूज टू स्टडी द वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन। वो एक मेडिकल टर्म है जिसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन की स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। एलर्जीज एंड अदर डिजीजेज रिलेटेड टू द ऑर्गन्स। ठीक है, और अलग, ठीक है, रिलेटेड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यू एंड स्पेशलाइज सेल्स। मतलब डिजीज़ रिलेटेड टू जो होगी ऑर्गन से होगी, टिश्यूज से होंगी या स्पेशलाइज सेल से होंगी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, दे आर सेवरल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स। फ्यू ऑफ दीज इंक्लूड फैक्टर्स दैट इज़ जेनेटिक्स से हो सकती है, एलर्जी से, स्मोकिंग से, एयर पोल्यूशन से, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स और रिस्पायरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर के टाइप्स क्या रिस्पायरेटरी सिस्टम के। रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल वाइड वर्ल्ड। रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स होते हैं बहुत से लोगों को दुनिया में होते हैं। दे आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीज़। उनमें से 3 मेन ऐसी टाइप्स है रिस्पायरेटरी डिजीज़ की जो हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज़ एयरवे डिजीज़, लंग टिश्यू डिजीज़ एंड लंग सर्कुलेशन डिजीज़। ठीक है, एयरवे डिजीज़ क्योंकि इट अफेक्ट्स द ब्रोंकियल ट्यूब्स विद, ये अफेक्ट्स इसको करती है ब्रोंकियल ट्यूब्स को करती है। ठीक है, कौन सी वाली, एयरवे, विच फंक्शंस बाय ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। जो मतलब फंक्शन उनका क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट करना, क्या, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज अंदर करना भी और आउट करना भी। ठीक है, लंग्स का। इन एयरवे डिजीज़ द पैसेज ऑफ एयर इज़ रिड्यूस। इन एयरवे डिजीज़ में क्या होता है, जो एयर का पैसेज होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, विच इज़ एसोसिएटेड आइदर विद नैरोइंग और ब्लॉकिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब। जो जिसकी वजह से होता है, किसकी वजह से वो हो सकता है, या नैरोइंग छोटा हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है, क्या, ब्रोंकियल ट्यूब्स की वजह से एयरवे डिजीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गई लंग टिश्यू डिजीज़। ह्यूमन लंग्स आर कवर्ड बाय अ थिन टिश्यू लेयर कॉल्ड अ प्लूरा। जो हमारा ह्यूमन लंग है ना वो एक थिन टिश्यू लेयर से कवर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा। ठीक है, ड्यू टू सर्टन वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और कुछ सर्टन मतलब बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो स्ट्रक्चर होता है ना लंग टिश्यू का वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, विच रिजल्ट इन स्कैरिंग और इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्यूब, जिसकी वजह से जो रिजल्ट उसका क्या निकलता है उसकी वजह से क्या होता है,
स्कैरिंग हो जाती है या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसमें, टिश्यूज़ में, ठीक है। दैट अनेबल्स द लंग टू एक्सपैंड नॉर्मली, उससे क्या होता है कि लंग्स हमारे अच्छे से एक्सपैंड नहीं हो, ठीक है, होते हैं। एंड इन टर्न मेक्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट, उसके बदले हमें क्या होता है, हमारा जो ब्रीदिंग हो जाती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, लंग सर्कुलेशन डिजीज़ क्या है, दिस डिसऑर्डर ऑकर्स व्हेन द ब्लड वेसल्स ऑफ द लंग्स आर कोगुलेटिव, इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना लंग्स की, वो कोगुलेटिव हो जाती है, ठीक है, स्वेलन हो जाती है या सूज जाती है या डैमेज हो जाती है। दिस अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ लंग टू रिसीव ऑक्सीजन, इसकी वजह, इस डिजीज़ की वजह से क्या होता है, ये अफेक्ट किसको करता है, ये हमारी लंग की एबिलिटी, जो हमारी लंग रिसीव करती है ना ऑक्सीजन और रिलीज़ करती है कार्बन डाइऑक्साइड की एबिलिटी को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। इन एक्सट्रीम केसेस दिस डिसऑर्डर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, और ये डिसऑर्डर ऐसा भी होता है कि ये हमारे हार्ट के फंक्शन को भी अफेक्ट करता है, कौन सा, लंग सर्कुलेशन डिजीज़, ठीक है। ये आ गया आपके डिजीज़ के बारे में। अब हम डिसऑर्डर, अब हम पढ़ेंगे कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, डिसऑर्डर्स के, रिस्पायरेटरी, ठीक है। रिस्पायरेटरी डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया फैक्टर्स में, स्मोकिंग, पैसिवली इनहेलिंग टोबैको स्मोक, एस्बेस्टोस या रैंडन, ठीक है, एक्स्ट्रा। रिस्पायरेटरी डिजीज़, फॉलोइंग आर द मेजर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स आर डिजीज़, अस्थमा, ठीक है। अस्थमा इज अ क्रॉनिक डिजीज विच अफेक्ट्स द ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स ऑफ द लंग्स, अस्थमा एक ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ है जो अफेक्ट करती है ब्रोंकी को या ब्रोंक्यूल्स को लंग्स के। इट कॉज डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जो डिफ़िकल्ट हमारी मतलब ब्रीदिंग में हमारी डिफ़िकल्टी आती है, एंड इज़ फॉलोड बाय सीवियर कफ, और हमें बहुत बहुत बुरी तरह से खांसी आने लग पड़ती है, ठीक है। रेस्टलेसनेस हो जाती है हमें, कफ एंड अ वीपिंग साउंड बाय ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं ना एक अजीब सी साउंड आती है उसमें, ठीक है, अस्थमा में। अस्थमा माइट कॉज द फॉलोइंग फैक्टर्स, अस्थमा किसकी वजह से कॉज होता है, डैट इज़ कोल्ड एयर की वजह से भी होता है, हो सकता है एयरबॉर्न एलर्जीज भी हो सकती है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी एंड एयर पोल्यूशन की वजह से अस्थमा हो सकता है, माइट कॉज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव pulmonary disease, COPD. This include all the respiratory disease that cause breathlessness, ठीक है, ये इंक्लूड करती है सारी रिस्पायरेटरी डिजीज़ जो कॉज करती है ब्रेथलेसनेस, ठीक है। और इन द एबिलिटी टू एक्सहेल, इन एबिलिटी टू एक्सहेल, या हम ब्रीथ अच्छे से नहीं ले पाते या हमारी जो एक्सहेल करने की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इट लार्जली अफेक्ट्स पीपल हु हैव बीन एक्सप्लोर टू सम सॉर्ट ऑफ स्मोक, और ये लार्जली उन मतलब इंसान को ज़्यादा अफेक्ट करती है जो कुछ मतलब स्मोक में होता है या फिर स्मोक करता है उसको, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज एंड वर्जन इवन इफ़ यू स्टॉप स्मोकिंग, और ये बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है, और ये बाद में भी हंट करती है, कब, जब आप स्मोकिंग छोड़ भी दोगे, ठीक है, उसके बाद ये और वर्स्ट हो जाती है। नेक्स्ट आ गया एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या हो गया, इज डिफाइंड एज अ क्रोनिक डिवाइस, ये भी एक क्रोनिक डिवाइस है जिसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सरफेस ड्यू टू डैमेज ऑफ द लंग एलोवेल वॉल। इसमें क्या होता है कि रिस्पायरेटरी सरफेस की डैमेज हो जाता है, किसकी वजह से, रिडक्शन हो जाती है रिस्पायरेटरी सरफेस की, क्योंकि जो लंग एलोवेल वॉल्स होते हैं ना उसको डैमेज हो जाता है। इट इज़ कॉज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, और ये मेनली कॉज किसकी वजह से होता है, सिगरेट के स्मोक की वजह से, जब हम स्मोक करते हैं, ठीक है। द मेन सिम्टम ऑफ द एफिसीमा इंक्लूड, और जिनके मेन सिम्टम्स क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कफ, ठीक है, हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और हमें खांसी आएगी। एम्फीसीमा माइट लीड टू अ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लंग। एम्फीसीमा मे बी कॉज बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, किस किस वजह से होता है ये, डस्ट की वजह से, केमिकल्स की वजह से, एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग टबैको, एक्सप्लोजन टू पैसिव सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स आर डिफाइंड एज एनी डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स द respiratory system by long term inhalation of chemicals। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स एक ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को, कब, जब हम मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म तक इनहेल करें केमिकल्स में, ठीक है, वो प्रोटीन्स एंड डस्ट भी। फॉर एग्जांपल
एस्बेस्टोसिस इज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टोस डस्ट। एस्बेस्टोस मतलब एस्बेस्टोसिस जो एक डिसऑर्डर है ना, वो किसकी वजह से कॉज होता है इनहेलेशन की, किसकी वजह से, एस्बेस्टोस डस्ट की वजह से, ठीक है। And occupational respiratory disorders might happen due to inhalation of foul living substances। किसकी किसी वजह से हो सकता है happen ये, fumes from metals, smoke from burning organic matter, spray of vanish, paint acids and pesticide। फोर्थ आ गया dust from cotton, silica, coal, drug powders and pesticides। last one gases from industries for intest, ammonia, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसकी वजह से क्या हो सकता है, रिस्पायरेटरी ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी ऑर्गन हैपन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइनोसिटिस क्या है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नेसल साइनस। द म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूस म्यूकस दैट ड्रेन्स इन द नेसल कैविटीज, ठीक है। इन्फ्लेमेशन किसकी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की, किसमें, नेसल साइनस, ठीक है। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होती है ये। सम एयरबॉर्न एलर्जीज कॉज द इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन या सम एयरबॉर्न एलर्जी से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन किस में होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में। सो लास्ट वन इज लंग कैंसर। लंग कैंसर आपके किसी भी कैन डेवलप इन एनी पार्ट ऑफ द लंग, वो किसी भी पार्ट में हो सकता है, ठीक है। इट ऑकर्स इन द मेन पार्ट ऑफ लंग्स, मेनली ये ऑकर कहाँ होता है, मेन पार्ट में होता है लंग के। द ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर डिपेंड अपॉन द टाइप। तो ट्रीटमेंट होता है ना इसका लंग कैंसर का, वो डिपेंड करता है टाइप पे कि कौन सी लोकेशन में और कैसे वो स्प्रेड हुआ है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो होपफुली आप वीडियो ज़रूर देख रहे हैं हमारे, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।